अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सात समुंदर पार कनाडा में इंतहा पसंद भारत की रियासती दहशतगर्दी। कैनेडियन शहरी और खालिस्तान तहरीक हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलविस होने का इंकशाफ। कनाडा का भारतीय सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म। पंजाब में बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। लाहौर में बारिश से जलथल एक हो गया। गर्मी और हफ्स का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली फसल कपास पर सफेद मक्खी के हमले। हजारों एकड़ पर कपास की खड़ी फसल तबाह। किसानों के लाखों रुपए डूबने का खदशा। 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। और कोट डेजी में आवारा और बाबले कुत्तों का राज। एक ही रोज में 3 बच्चों समेत 10 अफराद कुत्तों के काटने से जख्मी हो गए। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। तो नाजरीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंतहा पसंद भारत की, जो कि बैरून मुल्क भी अब दहशतगर्दी कर रहा है। 7 समंदर पार दहशतगर्दी पहुंच गई है और वहां पर सिख रहनुमा हरदीप सिंह को भारत की जानिब से कत्ल किया गया है, क्योंकि कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने आज बात करते हुए कहा है कि हमारे पास शवाहिद मौजूद है कि हरदीप सिंह के कत्ल में भारत मुलविस है। G20 समिट के मौके पर भी इस हवाले से जो है वो आगाह किया गया था और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने आगाह कर दिया था। अब इस तमाम तर मामले की तहकीकात की गई हैं और जिसके बाद अब सिफारतकार को कनाडा से निकाल दिया गया है। इसी बारे में मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नजम साकिब साहब, जो कि साबिक सफ़ीर हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। नजम साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर दिफाई तर्जयाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। नजम साकिब साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सर, भारत रियासती दहशतगर्दी में तो मुलविस था ही। मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए ज़मीन पहले ही भारत में तंग कर दी गई थी, लेकिन अब जो एक खालिस्तान तहरीक को जिसे बज़ोर ताकत दबाने की कोशिश की जा रही थी, उसके रहनुमा हरदीप सिंह को जो है वो कत्ल किया गया है कनाडा में। और जवाबन अब कनाडा भी खासा इस पर तशवीश का इजहार कर रहा है। सिफारतकार को भी मुल्क बदर कर दिया गया है। ओवरऑल आप क्या देखते हैं इस तमाम सूरत हाल से मुतालिक? सबसे पहले तो ज़ीशान 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहूँगा। नंबर 1 ये है कि ये जो हरदीप सिंह नजड़ है, ये मालूम है हमें कि खालिस्तान के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जो जस्टिन ट्रूडो ने, जो उधर के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये एक कैनेडियन सिटीजन है। सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई करते हैं कि ये सिख तो थे ही, लेकिन ये कैनेडियन सिटीजन है। और 7,70,000 से ज़्यादा, यानी अगर आप कनाडा की पूरी आबादी देखें तो चाइनीज के बाद जो है वो सिख कम्युनिटी आती है। पहली तो कि ये कनाडा ने यानी अपने सिटीजन की बात जब की है कि उसको असैसिनेट किया गया है खुले बंदों, तो उन्होंने साथ में ये भी बताया कि ये हमारी हाकमियत यानी सॉवरेनिटी पे हमला है। हम एक मुकम्मल तौर पे मजबूत मुल्क हैं और ये इंटरफेरेंस है इन आवर इंटरनल अफेयर्स और हमारी हाकमियत पे सीधा सीधा सा ये हमला है। तीसरी क्लैरिफिकेशन आपने जो यानी अपने इंट्रो में बात की ना, देखिए ये कोई अभी की बात नहीं है। खालिस्तान ये 1947 में चले जाएं, और बल्कि मैं तो कहूँगा इससे पहले आप 15वीं सदी से शुरू करें, जब गुरु नानक ने जो है वो इस सिखिज्म की इब्तिदा की थी। 1947 में पहली दफा इदराक होता है। फिर आप सबको याद, आप तो खैर बच्चे हैं, आपको शायद ना पता हो, हमने तो CSS के इम्तिहान में उस सवाल को अटेम्प्ट भी किया था। 1984 में अमृतसर में गोल्डन टेम्पल का एक वाकया पेश आया। उसमें यह हुआ था कि फौजें घुसा दी गई थी और फिर इंदिरा गांधी का कत्ल हो गया एक सिख जो है वो गार्ड की वजह से। बाद में 30,000 से ज्यादा जो है। अच्छा, खालिस्तान की मूवमेंट का इससे ताल्लुक सिर्फ इतना है कि जो लीडर कत्ल हुआ है उसका ताल्लुक खालिस्तान से था। मैं इसको जब देखता हूं तो मैं देखता हूं कि ये एक सिफारती जंग का आगाज है। ये दो तरफा ताल्लुकात में रखना तो पड़ गया। एक जो आपकी कमर्शियल डील है वो तो कनाडा ने ऑफ कर दी है, बाकियों की तरफ जा रहे हैं। तीसरा ये है कि ये अब जो पाकिस्तान इतने दिनों से, इतने सालों से कह रहा था कि बाबा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जब इंडिया की हम बात करते हैं हमने उनको डोजियर दिए, हमने उनको कुलभूषण यादव बताया, हमने उनको बताया कि अफगानिस्तान में ये जो 18-19 कॉन्सुलेट्स हैं ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या क्या अफगानियों को दवाइयां देते हैं। ये हमने
हर फोरम पे यूनाइटेड नेशन से लेके दुनिया के हर मुल्क को हमने डोजियर पेश किए, किसी ने हमारी बात पे कान नहीं धरा। अब मौका आया है। देखिए, जो ही ये वाकया हुआ उसके बाद से अमेरिका से आ गई है स्टेटमेंट, जहां पे के जो यानी वाहिद सुपर पावर हैं और वहां पे भी सिख मौजूद हैं। यूके से आ गई है, वहां पे भी बहुत सारे सिख मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया से आ गई, वहां पे भी बहुत सारे सिख मौजूद हैं। अब ये क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगी ये बात, या इस वक्त जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास न्यूयॉर्क में हो रहा है? ये बड़ा अहम सवाल है कि अब ये मामला किस तरफ जाता है। फारूक हमीद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर, अगर हम जस्टिन ट्रूडो की बात करें तो आज ही उन्होंने बात करते हुए कहा कि इस तमाम तर मामले को अमेरिका के सदर और बरतानिया और फ्रांस के वजीर आजम के साथ डिस्कस किया है। अब आलमी सतह पर इस तमाम तर मामले के बाद क्या तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया तो एक्सपोज हो गया है, जिसको हम हमेशा कहते हैं स्पॉन्सर ऑफ स्टेट टेररिज्म। उन्होंने एक कैनेडियन सिख को कनाडा के सरजमीन पे जाके जो है मारा है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमें बात करनी चाहिए कि उन्होंने कह दिया कैनेडियन ने कि उन्होंने जिस इंडियन डिप्लोमेट को, सीनियर डिप्लोमेट को एक्सपेल किया है, वो एक्चुअली रॉ का वहां का स्टेशन चीफ था, रॉ का हेड था, जो कनाडा में ऑपरेट कर रहा था अंडर डिप्लोमेटिक कवर। वो तो जारी बात पता लग जाता है, तो उसको उन्होंने निकाला है। मतलब कहने का ये है कि रॉ और उनके एजेंट्स ने वहां पे इस सिख लीडर को असैसिनेट किया है, मर्डर किया है कनाडा की सरजमीन पे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिल्कुल अगर अमेरिकन भी इन्वॉल्व हो गए और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, तो इसका मतलब यह है कि एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस तो है, वो तो नजर आ रहा है सामने। अब हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन का इजलास भी शुरू हो गया है, यहाँ पर भी कोई ये फोरम पे बात उठाई जाए, जिस तरह हमने पाकिस्तान की तरफ से कई मरतबा हमने ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडियन आर्मी की जो दहशतगर्दी है और एट्रोसिटीज हैं, जो मजालिम है, हमने बार बार उठाते हैं। आई एम श्योर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस मरतबा फिर यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के इजलास में उठाएंगे। लेकिन पॉइंट ये है, इमीडिएट मसला क्या है? इमीडिएट मसला ये है कि खालिस्तान मूवमेंट पिछले 3 साल से बहुत एक्टिवेट हो गई है और पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, लंदन, यूरोप, अमेरिका, कनाडा में वहां पे रेफरेंडम हो रहे हैं। और अभी कनाडा में जो रेफरेंडम हुआ है, 1 लाख सिख जो है, जो उस पर्टिकुलर शहर में खासता और भी लोग आए हैं, उन्होंने बड़ी भरपूर तरीके से खालिस्तान, एक इंडिपेंडेंट खालिस्तान स्टेट बनाने के लिए इनसाइड, मतलब इंडिया के अंदर से इंडिपेंडेंस लेने के लिए उन्होंने उसके लिए वोट किया है। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, एक बहुत बड़ी थ्रेट है अपना इंडिया को। ऑलरेडी वहां पे 25 इंडिपेंडेंट मूवमेंट तो और भी चल रही है। कश्मीर का मसला आप देख रहे हैं कितना एकदम हॉट हो गया है। कश्मीरी फ्रीडम फाइटर हमले कर इंडियन आर्मी के ऊपर, उनके सीनियर अफसर मारे जा रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक तरफ तो दहशतगर्दी को परवान चढ़ाता है और दूसरी जानिब हट धर्मी का मुजाहरा करता है। अब भारत ने भी कहा है कि हम भी कनाडा के जो सीनियर सिफारतकार हैं उनको मुल्क बदर करने जा रहे हैं। भारत के इस इक़दाम पर किस तरह से देखते हैं? देखिए, बात यह है कि ये हमारे नजमुल साकिब साहब ऑब्वियसली वो बिल्कुल इसको ज्यादा समझते हैं, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में जब इस वक्त डिप्लोमेटिक क्लैश होता है, अगर आप एक मुल्क का करें, सिफारतकार को मुल्क से निकालें, तो एज अ टिट फॉर टैट वो जो दूसरा मुल्क, इन दिस केस इंडिया, उन्होंने भी एक कैनेडियन सिफारतकार को अपने मुल्क से निकाल दिया है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस मामले में? आप देखेंगे कि खालिस्तान की मूवमेंट को और तकवीत मिलेगी। इंडिया के अंदर जो सिख है उन पे बर्बरियत और ज्यादा होगी और नेगेटिव रिएक्शन होगा। बरगढ़ साहब, ये एक बहुत अहम पॉइंट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि खालिस्तान तहरीक के मजीद जो है वो जोर पकड़ेगी। मैं यही पॉइंट नजमुल साकिब साहब आपकी जानिब लेकर आऊँगा। गुरपतवंत सिंह जो कि लीडर हैं खालिस्तान तहरीक के, उनका शदीद रद्दमल आया है और वो अब बाकायदा ये कह रहे हैं कि भारत को इसका जो है वो अंजाम भुगतना होगा, भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आप समझते हैं कि सिखों की जानिब से अब शदीद रद्दमल इस पर आने वाले दिनों में मुतवक्के है? देखिए, ये दुआ करने की बात नहीं है कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मेरे इल्म के मुताबिक इंडिया के अंदर, जिसको वो भारत कह रहे हैं, पता नहीं उन नाम चेंज करने से शायद वहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी या गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। मुझे ये पता है कि तकरीबन 32 के करीब सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं काफ़ी अरसे से। 32 में बता रहा हूँ, थोड़ा करके, इससे भी ज़्यादा।
32 के करीब चल रही हैं। अच्छा, मैं चूंकि मेरी सिफारतकारी में तरबियत हुई है, मैं खालिस्तान मूवमेंट को एकदम से मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता कि उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, क्योंकि ये सिखों का मामला है, ये सिखों का मामला है और उसमें हमें एक तरफ होकर बात करनी चाहिए। जो नजर आ रहा है बेटा, नजर ये आ रहा है कि अब ये खालिस्तान की मूवमेंट जो जोर पकड़ रही है, थोड़ी देर के लिए पीछे ले जाता हूं, ये फार्मर्स मूवमेंट एक चली थी जिसमें सिखों ने महीनों दिल्ली के अंदर दरवाजे बंद कर दिए, वो अपनी वॉशिंग मशीनें लेके धरना दिया था, एहतजाज किया गया था। अच्छा, उसमें ये था जितांगे या मरांगे, यानी पात्रिया और मुअर्ते, वो जो एक बहुत बड़ा यानी नारा होता है ना जो फिदेल कास्त्रो ने लगाया था, उसको आप इसके साथ मिला के देखें और फिर अब देखें कि ये चीज खालिस्तान हिंदुस्तान की नहीं रही, ये अब कनाडा, अमेरिका, यूके की बात आ रही है। और जब इधर बात आएगी तो अब वो जो था ना, असल में मुझे लगता है ऐसे कि हिंदुस्तान ने जरा अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया कि चांद के पता नहीं कौन से पिछवाड़े में चले गए हैं, तो पता नहीं हम क्या हो गए हैं, पता नहीं हमने ये जो G20 करा लिया, एक रोटेटरी मीटिंग है, सबकी बारी आती है, सब उसमें करते हैं। आपने कमाल क्या किया है, शी जिनपिंग तो गए नहीं, पुतिन साहब तो गए नहीं, और आपकी एम्बैरेसमेंट तो पहले दिन से शुरू हो गई। इंडिया ने अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हुए चाइना कंटेनमेंट में वेस्ट को अपने पीछे समझते हुए ये समझा कि उसकी हर बात जो है वो मानी जाएगी चूंकि वो चाइना कंटेनमेंट यहां कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा और ऐसा नहीं होगा। कनाडा देखिएगा, कनाडा ये जो है ना, ये टोगो या बोट्सवाना या लेसोटो, स्वाजीलैंड नहीं है। कनाडा एक बहुत मजबूत मुल्क है। और मैं आपके देखने वालों को ये बताऊं कि तारीख जब आप देखते हैं तो दुनिया में दो मुल्कों की जो सरहदें मिलती हैं ना, वो आमतौर पे दोस्ताना नहीं होती। इस वक्त के ग्लोबल मैप में अमेरिका और कनाडा का वाहिद बॉर्डर है जहां पे कि कोई मसला नहीं है। और जो वॉशिंगटन से आई है उसका मतलब ये है जो 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 उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो इसको पूरी तरह से फॉलो अप करेंगे। तो मुझे लगता है कनाडा ने बाकायदा तौर पर सर ये कहा भी है कि हमारी खुद मुख्तारी, कौमी सलामती पर यह हमला तस्वुर होगा अगर इस तरह से होगा। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा, अभी जिस तरह से नजमुल साकिब साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान हमेशा से ये कहता रहा है कि भारत दहशतगर्दी में मुलव्विस है, लेकिन पाकिस्तान जो है, आप समझते हैं कि अब मौका है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए अपनी आवाज़ को बेहतर तरीके से जो है अक़वाम आलम तक पहुंचा सकता है? बिल्कुल जी, हमने कितनी मरतबा माजी में हमारे फॉरेन ऑफिस ने डोजियर जो है वो बनाए हैं इंडियन टेररिज्म की पाकिस्तान में, चाहे वो जो अफगानिस्तान से केपी में उन्होंने कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और बलूचिस्तान में। तो पाकिस्तान ने तो कितनी मतलब डोजियर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पेश किए हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है और जो सारे इदारे हैं, हमने वहां पे उनको डोजियर भेजते रहे। तो मेरा ख्याल है हमारा जो मौक़िफ़ है, हमारी जो पोजीशन है वो बड़ी, उसको बड़ी तक़वियत मिलेगी कि देखें दुनिया ये अब हमें सिर्फ ये दुनिया को बताना है कि जनाब हम तो कितने सालों से आपको बता रहे हैं कि हम विक्टिम्स हैं ऑफ इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। अब आप देखें और कनाडा भी वही बात कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल हमें इसकी बात करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपने सिखों की बात की, अभी जो बात हो रही थी नजमुल साकिब साहब, वो ठीक है। हमने आज तक पाकिस्तान की तरफ से कभी ये नहीं कहा ओपनली, हमने कभी सिखों की ये खालिस्तान मूवमेंट को कभी उस तरह पब्लिकली सपोर्ट नहीं किया। हमने उसके ऊपर बिल्कुल हम चुप रहे हैं। लेकिन एक बात है, हमने सिखों के साथ के लिए हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। कैसे? करतारपुर कॉरिडोर जो हमने खोला हुकूमत पाकिस्तान ने, वो करतारपुर कॉरिडोर था सिखों को फैसिलिटेट करने के लिए कि वो अपना इंडियन पंजाब से वो आ सके। एक छोटा कॉरिडोर को दे दिया कि वो आए और अपना वहां पे मजहबी रसूमात करें। यहाँ तक उसके अलावा आप देखें कि जितने मजहबी रसूमात उनकी होते हैं हजरत अब्दाल में, ननकाना साहिब में, जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान हमेशा उन्हें वेलकम करता है और इंतजामात भी करता है। ब्रिगेडियर साहब, वक्त की कमी आड़े आ रही है, मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ बीच में। आने वाले प्रोग्राम्स में कोशिश करेंगे कि मजीद तफसील से गुफ्तगू कर सकें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद, नजमुल साकिब साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। मौसम की बात करते हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी बारिश हुई है, जिससे जलथल एक हो गया है और मौसम खुशगवार हो गया है। हमारी नुमाइंदा वेलरिंग एंड्रयू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मौसम कैसा है। वेलरिंग, बताइएगा, सुबह से बारिश का सिलसिला जारी था जो कि अब रुक गया है, अभी क्या सूरत हाल है सड़कों पर?
जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो मौसम बहुत खुशगवार और दिल फरेब हो गया है। और अगर गर्मी और हब्स की बात करें तो उसका जो जोर है वो मुकम्मल तौर पर छूट चुका है। इस वक्त भी अगर मैं बात करूं तो इस वक्त भी हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो भी शुरू हो गई है। और अगर दर्जा हरारत की बात करूं तो उसमें भी वाजिया कमी आई है। इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 27 तक जाने के भी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। सुबह से शुरू होने वाली बारिश के बायस जो है वो काफी जो है वो नुकसानात भी हुए हैं। ज्यादा बारिश होने का बायस जो है वो पानी जो है वो घरों के अंदर भी दाखिल हो गया, कुछ अस्पतालों में भी दाखिल हो गया। उसके साथ साथ जो अगर नहर की बात करें तो नहर भी कई जगहों से ओवरफ्लो होकर उसमें से भी पानी बाहर आ गया। इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ पर भी जो है वो आप मेरे पीछे पानी देख सकते हैं, काफी ज्यादा यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है और जो शहरी हैं उनको गुजरने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अगर वासा के अफसरान की बात करें तो वो फील्ड में मुतहरिक नजर आए, अभी भी वो फील्ड में मौजूद है और साथ साथ जो वो पानी भी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जानब अगर महकमा मौसमियात की जानिब से बात करें तो उनका यही कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो मौसम इसी तरह खुशगवार रहेगा और मजीद बारिश होने की बारिशों की वजह से सड़कों पर पानी खासा जमा हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप हमें इस बारे में तफसीलात से आगाह करी थी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असलम चौधरी साहब जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि सदर PMA हैं। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। असलम साहब, पहले आपकी जानिब आऊँगा, ये बताएगा कि मौजूदा जो बारिशों का स्पेल है मजीद कितने रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है? देखिए, ये जो महकमा मौसमियात की एडवाइजरी थी 15 से लेकर 20 सितंबर के दौरान और बल्कि 21 सितंबर बाद में कर दी गई थी, तो अभी ये बारिशों का सिलसिला अभी कोई 48 आवर्स में चलेगा। और इसमें जैसे लाहौर में आज बड़ी हैवी फॉल हुई है, सुबह 193 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट पे महकमा मौसमियात ने रिकॉर्ड की है और आने वाले जैसे मैंने कहा 48 आवर्स में भी बारिश होगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी, मॉडरेट बारिशें होगी, इतनी इंटेंसिटी अभी दोबारा नहीं होगी। ठीक है। और इससे जो है वो यकीनन अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है, क्योंकि आज भी बारिशों की वजह से खासा जो है वो सूरत हाल सड़कों पर हमने देखी पानी जमा हो गया था। अर्बन फ्लडिंग तो आज बहुत ज़्यादा हुई है और काफ़ी पानी, क्योंकि इतनी बारिश और इतना ड्रेनेज सिस्टम लाहौर का शायद बहुत पुराना हो चुका है, तो इसको कुछ देर लगती है। अभी आने वाले जैसे मैंने 48 आवर्स में कहा तो उसमें मॉडरेट बारिश होगी और इतनी इंटेंसिटी नहीं होगी रेन की जितनी आज थी। ठीक है असलम साहब, साथ रहिएगा। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, जब भी मौसम चेंज होता है तो जो अवाम है उन्हें हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, नज़ला ज़ुकाम बहुत आम हो जाता है, तो बदलते मौसम में किन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए? जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब भी वतन अजीज है बल्कि दुनिया के अंदर भी जब भी मौसम तब्दील होता है और इस किस्म का मौसम जो कि एक ग्लोबल अब हमारे साथ आया क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो अनसर्टनली जो है ये बहुत ज्यादा फैल गई है। एकदम से आप देखते हैं कि मौसम के अंदर जो खराबी आती है, मौसम बदलता है और दुनिया के मौसम बड़े तब्दील हो रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट इंडीड आता है। पाकिस्तान में अभी जैसे हमारे दोस्त फरमा रहे थे कि हालिया बारिशों के अंदर जो ये मसाइल आ रहे हैं, एकदम से जो गर्मी थी, गर्मी से अभी सर्दी की तरफ हमारा जो ये निज़ाम शुरू हो रहा है, तो आई वुड शेयर कि दो चीजें हैं। एक तो वाटर बॉर्न, क्योंकि अब पानी वानी है तो उसके साथ मेले और इस किस्म की जो है सारी जो है वो आ सकती है, वैसा फैल सकता है, उससे इंसान को एहतियात करना चाहिए। और दूसरा, पोल्यूशन इज आवर परमानेंट इशू। तो पोल्यूशन जो है उसके साथ जो है कि मतलब नाक कान गले की, जैसे आपने फरमाया, दुरुस्त कहा आपने कि टेम्परेचर चेंज होगा, तो टेम्परेचर चेंज के साथ जो सबसे पहला होता है वो यही वाला है। फिर दूसरी जो देखने में आई है कि मैं एक छोटा सा ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो उस हवाले से दर्दों के साथ लोग जो बहुत आते हैं कि जिस्म की दर्द है, जोड़ों के दर्द है, दैट कम्स अप, चूंकि टेम्परेचर अब ठंडे के होने की जाएगा और अभी आदत पड़ी नहीं लोगों को कि अपने आप को वो मतलब वार्म अप रखें, तो उस वजह से ये मसाइल भी साथ आते हैं। तो जो मैं एडवाइस करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज करूँ, मैं एक कहना चाहूँगा कि इसके साथ एक गुड न्यूज़ भी है। कि डेंगू जो है आजकल लाहौर और पंजाब के अंदर काफी ज्यादा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ही डेंगू है। तो इस बारिश और मौसम के ठंडा होने से जो है हमें उस डेंगू से निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो करना क्या चाहिए? करने की खातिर जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, करना चाहूंगा वो यही है कि अपने आप को कवर अप रखें, मतलब एकदम से बिल्कुल जो है वैसे ना रहे जैसा कि पहले गर्मी के साथ थे।
एसी अब चलता है नहीं चलता, वो डिफरेंट किस्म की कंडीशन जो कि कुदरत के सस्टेनेबल लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने दिया, गाड़ी के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर एसी वेसी चलता है। तो ट्राई टू बी इन अ मॉडरेट पोजीशन कि अगर ये चीजें बंद कर दें तो उसके साथ यकीनी तौर पर ये अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, अभी पोल्यूशन की आपने बात की, हमने देखा है गुज़िश्ता कुछ सालों से जब भी मौसम चेंज होता है, सर्दी गर्मी से जब हम सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं तो स्मॉग जो है उसका इशू बहुत ज़्यादा आम है और डेफिनेटली पोल्यूशन होती है, उससे फिर सांस की और फेफड़े की जो है वो बीमारियां फैलती हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? आपने 100% दुरुस्त कहा कि ये जो मैंने अर्ज किया ना कि अभी के ये जो पोल्यूशन और पोल्यूशन के अंदर स्मोक इज अ मेजर फैक्टर हमारे साथ जो ये सारी चीजों को लेके आएगा। अभी हमारे हमसाया जो मुल्क है उसके अंदर भी गंदम की कटाई और उन सारी चीजों को जो फसलों को ये लगाए जाते हैं, आग वाग लगाते हैं। हमारे यहाँ अभी तक जो भट्टा है वो उनके साथ जो निकलती है उनमें से धुआं वो उसको सब पोल्यूट करते हैं और जब ये मॉइस्चर आएगा तो उस मॉइस्चर के साथ जो होगा दैट इज द स्मोक। वो कि हुकूमत इसके लिए कोशिश कर रही है, इन्वायरमेंटल एजेंसीज जो है पाकिस्तान की वो भी कर रही हैं। पाकिस्तान इन्वायरमेंट के अंदर जब भी है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जाते हैं तो देखते हैं दे आर ट्राइंग टू पुट देयर एफर्ट्स। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जितने भी हम एफर्ट्स करेंगे कि अभी भी इसका जो इम्कानात मौजूद हैं कि अगेन स्मोक विल बी देयर, तो उस स्मोक का एक तो मेरी जान ये सिर्फ प्रिवेंशन है कि इसको हम पैदा ना होने दें। लेकिन जैसे आपने कहा और मैंने भी अर्ज किया कि पोल्यूशन इज देयर तो स्मोक तो अल्टीमेटली होगा, तो उससे बचने पोल्यूशन पर जो है वो काबू पाने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब साथ रहिएगा। असलम साहब ये फरमाइएगा कि डेफिनेटली आइंदा आने वाले कुछ हफ्तों में मौसम जो है वो सर्द होगा, जो बाराई इलाके हैं और मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी मौसम जो है वो चेंज होगा। कितना इम्कान है पंजाब के अलावा दीगर जो सूबे हैं, जो शहर है, वहाँ पर बारिश का, और किस हद तक जो है वो दर्जा हरारत गिर सकता है इससे? देखिए अभी जैसे लाहौर का दर्जा आज जो मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड पिछले 2 दिन से ये ड्रॉप हुआ है। इसी तरह इस्लामाबाद में भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप, वहाँ पे भी बारिश का चांस है, जैसे गुजरांवाला, सियालकोट, पटवा रीजन, इनमें बारिश हो सकती है। इस तरह नॉर्दर्न एरियाज कश्मीर और अपर केपी इनमें बारिश का चांस है। साउथ पंजाब में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन जो साउथ सिंध है जिसमें साउथ ईस्ट सिंध जिसमें नगर पार्कर, उमरकोट, शाशरो, डिप्लो वगैरह शामिल है, यहाँ पे अगले 24 घंटे में हैवी फॉल का खतरा है। और इस तरह जो कराची है वहाँ पे मॉडरेट बारिश हो सकती है। ठीक है, असलम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ने हमें बताया कि इस मौसम में किन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर लेते हैं ज़िला खैरपुर का शहर कोटडीजी, जहां पर बावले कुत्ते इस हद तक हैं कि वहां पर 3 बच्चों समेत 10 अफराद को काट कर जख्मी कर दिया है और वैक्सीनेशन भी इन इलाकों में दस्तयाब नहीं है। अदनान बलोच से बात करते हैं। अदनान, बताइएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ कोटडीजी में, जहाँ पर म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाहली के बाद जो है आवारा कुत्ते बेकाबू हो गए हैं। आवारा कुत्ते बेकाबू होने के बाद जो है आवारा कुत्तों ने 10 लोगों को काट कर ज़ख्मी कर दिया है। ज़ख्मियों में से मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद रज़ा और समरीन और मासूमा और दीगर शामिल हैं। जब हमारी यहाँ ज़ख्मियों में और इलाका मकीन और शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमने कई बार म्यूनिसिपल इंतजामिया से शिकायतें की है, लेकिन आवारा कुत्तों के खिलाफ म्यूनिसिपल इंतजामिया अब तक कोई भी इक़दाम नहीं उठाई रही है। आवारा कुत्ते गलियों में और घरों में और शहर में घूमने के बायस जो है हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिसके बायस जो है हमारे बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। हम मुतालबा करते हैं वज़ीर बल्दियात सिंध मोहम्मद मुबीन जुमानी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि आवारा कुत्तों के खिलाफ जो है इक़दाम उठाए जाएँ ताकि हमारे बच्चों की जो तालीम है वो मुतासिर ना हो सके और हमारी जो बेचैनी है वो दूर हो सके। जी ठीक है, अदनान बलोच आपका बहुत शुक्रिया। अगर हम ज़िला लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन की बात करें तो वहाँ पर भी आवारा कुत्तों की भरमार है, जिसकी वजह से कुत्तों के काटने के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जहाँ आवारा कुत्ते गली मोहल्लों में फिरते हैं, जिससे शहरियों में भी खासा खौफ व इराज फैल गया है। मोहम्मद आसिफ खान से तफसीलात जान लेते हैं। आसिफ, इस सिलसिले में इंतजामिया क्या कर रही है?
लाल ईसन में बच्चों को आवारा कुत्तों के काटने के जो वाक़यात हैं उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। करोड़ लाल ईसन शहर के गली मोहल्लों में आवारा कुत्तों के गौल घूमने लगे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि नमाजियों को नमाज तक के लिए जाने के लिए भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो आवारा कुत्तों को तलफ करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। यहाँ पर करोड़ लाल ईसन शहर के पब्लिक पॉइंट जो है वहाँ पर आवारा कुत्तों के गौल घूमते नज़र आते हैं। मुतअद्दिद जो हादसात हैं वो रूनुमा हो चुके हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है ताहाल इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं कर रही। यहाँ पर जो शहरी हैं उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और दीगर जो मुतल्लिका महकमे हैं उनसे ये मुतालबा किया है कि करोड़ लाल ईसन शहर भर के गली मोहल्लों में आवारा कुत्तों की भरमार है, जिसकी वजह से शहरियों में खौफ व हरास फैला हुआ है। शहरियों का ये मुतालबा है कि आवारा कुत्तों को फिल फौर तलफ किया जाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल जा सकें। मोहम्मद आसिफ खान हमें आगाह कर रहे थे। जो यहाँ पर आवाम है इन शहरों की, उन्होंने भी इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इन आवारा कुत्तों का सद्देबाब किया जाए। मचा दिया है हमारी गलियों में, इधर बच्चों को काट रहे हैं, स्कूल जाते हैं निकल नहीं सकते हैं। वज़ीर बल्दियात से हमारा ये मुतालबा है कि ये इसके लिए कोई ना कोई इक़दाम उठाए। कुत्ते ने हमारे जीना हराम कर दिया है, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। शहर में इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है, बच्चे डर रहे हैं, बच्चों को काट रहे हैं। हमारे पाड़े में 2-3 बंदों को काटा। म्यूनसिपल पार्टी वालों को कई मरतबा बोला है कि भाई हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, गलियों में कुत्ते चक्कर लगा रहे हैं और कुत्तों ने 2 बच्चों को काटा है। हम स्कूल जाते हैं, हमारे आवारे पीछे कुत्ते लगते हैं और अपील करता हूँ हमारे आवारे कुत्तों से जान छुड़ाई जाए। अक्सर बच्चे इस वजह से स्कूल से छुट्टी कर लेते हैं और जब रात के टाइम पे जो लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों की तरफ जाते हैं उनके साथ भी ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं। हमने कई बार एप्लीकेशन भी दी है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। रास्ते गली मोहल्ला। और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। खुदा हाफिज़।